everyone, a very warm welcome to Desirous YouTube channel. Friends, we are going to start with today's news. The Hindu में आज देखते हैं क्या important news रही, and it is keep Arunachal out of any Naga peace deal. ये इम्पॉर्टेंट है. एंड अदर न्यूज़ इज पेंडेमिक विल हिट एजुकेशन. सो कीप अरुणाचल आउट ऑफ एनी नागा पीस डील. नागा पीस डील है क्या? नागा पीस डील जो है, देखो, ग्रेटर नागालैंड के लिए एक चल रहा है, प्रोटेस्ट चलता है, रहता है. और नेशनल सोशल काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मोवई, एनएससी एंड आईएम, ये जो है हमेशा एक डिमांड में रहता है कि दे वांट अ नागालैंड. ओके, नागालैंड में क्या होगा कि जो नागालैंड एज वेल एज जो नागालैंड के आसपास के जो जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पर नागा इनहेबिटेड एरियाज, नागा इनहेबिटेड लोग ज़्यादा होंगे, तो वो नागालैंड में एक बड़ा सा टेरिटरी सा बन के आ जाएगा. ओके, और उसको ग्रेटर नागालैंड बुलाया जाएगा. सो इसमें म्यांमार हो गया और बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो कि नागालैंड को बॉर्डर कर रहे हैं, वो इंक्लूड हो जाएंगे. इसमें थोड़ा बहुत डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं अरुणाचल प्रदेश के भी हैं. तो यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश का ये कहना है कि वो नागालैंड के ये जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, नागा पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इसमें वो नहीं जाना चाहता. एंड वो नहीं चाहता कि उसकी कोई भी टेरिटोरियल चेंजेस आए इन सब चीज़ों से, डिमांड से रिलेटेड. ओके, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो है पेंडेमिक विल हिट एजुकेशन. पेंडेमिक किस तरीके से जो है, पेंडेमिक ने, कोरोना वायरस ने कारण जो है, देखो, क्लासेस नहीं लग रही हैं. ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं पर वो इतना इफेक्टिव नहीं है. ओके, डिजिटल डिवाइड देखा जाए अपने कंट्री में तो बहुत ही ज़्यादा है. बहुत लोगों के पास, इवन कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन भी नहीं होते हैं. तो ऐसे जो है, ऑफ कोर्स, जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे गांव वगैरह में चलते हैं, तो वहाँ पर हर कैटेगरी के बच्चा आता है. ओके, जो नियर बाई टाउन्स होते हैं, विलेज वगैरह के, वहाँ के भी हर कैटेगरी का बच्चा आता है. तो उसको इस टाइम में कैसे एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए. अभी देखो तो बहुत ज़्यादा जो है लोग, अगर कह लें कि 70 या 30 की क्लास है, तो उसमें हार्डली 2 से 3 बच्चा ही ऑनलाइन एजुकेशन ले पा रहा है. तो अभी क्या है, हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन से हटना है और ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करना है जिससे कि जो है एजुकेशन जो है हम बच्चों तक पहुंच सके. एक क्वेश्चन है मेरा आप सबके लिए. विद्या वाहिनी स्कीम, विद्या वाहिनी जो है इस चलाया गया है स्कीम, ये किस स्टेट में चलाई जा रही है इंडिया में, और इसका पर्पस क्या है. ओके, अगर आप ये समझोगे तो आप इससे ये समझ सकते हो कि किस तरीके का चेंजेस लाया जा सकता है एजुकेशन में. ओके, एंड ये मैंने आप पहले ही वीडियो में कवर कर रखा है कि विद्या वाहिनी स्कीम है क्या. ओके, सो एक तरीके की अब क्या करना है, ब्लेंडेड लर्निंग लाना है, जिससे कि डिजिटल वाला भी हो जाए और फेस टू फेस क्लासेस भी हो सके. तभी जाके जो है चीज़ें सही हो पाएंगी. बिकॉज अनटिल एंड अनलेस जब तक वैक्सीन नहीं डेवलप होती, तब तक जो है रेगुलर क्लास होना और उस तरीके से क्लास होना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है. बिकॉज जहाँ तक बच्चों की बात आती है तो वो लोग खुद इतना केयर नहीं कर सकते हैं. अब आते हैं हम IISER भोपाल साइंटिस्ट स्टडी ऑन सीड जर्मिनेशन में लीड टू क्रॉप इम्प्रूवमेंट, और दूसरा टॉपिक है स्टडी फाइंड पुअर एक्सेस टू अबॉर्शन ड्रग्स. IISER भोपाल साइंटिस्ट ने कुछ चीज़ें देखी. वो क्या थी, देखो, जर्मिनेशन ऑफ सीड जब होता है, पोस्ट जर्मिनेशन के बाद एक सीड कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, एक प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है इन्वायरमेंटल कंडीशन में. तो ये स्टडी बेसिकली इस पर थी. ओके, एक जो है प्लांट में हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड, AB हार्मोन, जो कि जो है ग्रोथ वगैरह की चीज़ें देखता है, ग्रोथ इन द प्लांट. ओके, तो ये कैसे इन्वायरमेंट कंडीशन में वर्क करता है, ये बेसिकली स्टडी इस चीज़ पर है. ओके, देखो, ज़्यादातर क्या होता है कि ऑल प्लांट डिपेंड ऑन देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन. वो अपने जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है उसके बेसिस पर ही वो अपना जो है, कह लें, उनका जो नेचुरल टेंडेंसी ऐसी होती है कि वो उसी की बेसिस पे
वो अपना डेवलपमेंट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि डेज़र्ट में जो है प्लांट में लीव्स कैसी होती हैं, और अगर जहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ कैसे होती हैं, डिफरेंस रहता है ना हमेशा। जैसे हमेशा डेज़र्ट एरिया में प्लांट ऐसे कोशिश करेगा कि उसकी लीफ जो है ऐसी हो कि जिसमें जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो तो कम से कम जो है वाटर जो है नीडेड रहे। ओके, तो और तो इसलिए वहाँ पे छोटी लीव्स होंगी या फिर वो कांटे के फॉर्म में होगी, इस तरीके से रहता है। ओके, अब आया कि वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट, वहाँ बहुत बड़े बड़े आपने देखा होगा कि कितने बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, बिकॉज दे हैव प्लेंटी ऑफ वाटर। ओके, अब जो है देखो ज़्यादातर प्लांट्स जो है एज वी ऑल नो कि वो एक फिक्स प्लेस पे रहते हैं, तो उनका जजमेंटल टेक्निक्स बहुत ज़्यादा हाई होती है। ओके, उन्हें ये पता है होना चाहिए कब उन्हें ग्रो करना है और कैसे ग्रो करना है, किस इन्वायरमेंटल कंडीशन में कैसे ग्रो करना है। और अगर वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं ग्रो करते हैं, राइट डिसीजन नहीं लेते हैं, तो क्या आता है उनमें भी एक स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है। अब उस चीज़ को डिफेंस करते करते वो अपना स्ट्रेस डिफेंस ही मैकेनिज्म में लग जाते हैं और फिर उनकी ग्रोथ इतनी नहीं हो पाती है। ओके, तो ये एक मैसेज है प्लांट के थ्रू। आप देखो अगर हम खुद भी एक मैसेज ले सकते हैं कि हमारे ऊपर जितना हम स्ट्रेस रखेंगे, ओके, द मोर वी आर इन स्ट्रेस, हम लोग उतना स्टडी जो है कम कर पाएंगे। ओके, निगेटिव अप्रोच रखना, निगेटिव थिंकिंग रखना, ये जो है एक स्ट्रेसफुल कंडीशन क्रिएट करती है, इसलिए स्ट्रेस से जितना दूर रह सको वही अच्छा है। एग्ज़ाम टाइम जैसे जैसे नियर आता है स्ट्रेस बढ़ता जाता है, पर उस स्ट्रेस को एक पॉजिटिव अप्रोच में रखना, ओके, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब आते हैं हम अनदर टॉपिक पे, एंड दैट इज स्टडी फाइंड्स पुअर एक्सेस टू अबॉर्शन ड्रग्स। ये टॉपिक इसलिए लिया गया है बिकॉज ये आपके जो है हमेशा लाइफ में कहीं ना कहीं आपको ये हर स्टेज ऑफ लाइफ में इसकी इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए, जिससे कि आप खुद भी गाइडेड रहें और दूसरों को भी गाइडेंस दे सकें। देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन है, ठीक है। इसमें जो है इसमें जब ये आंदोलन आया तो इसमें क्या हुआ कि एक निगेटिव अप्रोच ले ली गई, जिससे कि जो अबॉर्शन वगैरह है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे कुछ लोगों को अबॉर्शन कराना होता है, वो हम आगे कवर करेंगे वाई अबॉर्शन। ओके, तो जब अबॉर्शन कराना होता है तो जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आया तो इसमें एक निगेटिव अप्रोच आ गई। अब क्या हुआ कि फाउंडेशन फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस इंडिया ने इंडिकेट करा कि जो है देयर इज शॉर्टेज ऑफ मेडिकल अबॉर्शन ड्रग्स। ओके, कौन कौन से स्टेट्स में इन्होंने ऑब्जर्व करा? मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा और दिल्ली में, लेकिन असम में चीज़ें ठीक थी। ओके, सो रेगुलेटरी हर्डल्स क्या है, जो कि बिकॉज बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये जो अबॉर्शन हो रहा है वो बेबी गर्ल गिराने के लिए हो रहा है, बेबी गर्ल को एंड करने के लिए हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, बहुत अदर फैक्टर्स भी होते हैं। देखो, जो अल्ट्रासाउंड होता है इट कैन डिफेक्ट अ फीटस एट अराउंड 13 से 14 वीक्स में फीटस को वो डिटेक्ट कर लेता है। ओके, बट ये जो ड्रग्स होती हैं, ओके, जो ये जो ड्रग्स हैं ये जो है 9 वीक्स के लिए ही यूज़ में आ सकती हैं जब अबॉर्शन करना हो। तो अब फीटस कब डिटेक्ट आया? वो 13 से 14 वीक्स में। अब जो अबॉर्शन है, जो एमटीए एक्ट आता है, मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट आता है, अबॉर्शन जब कराना होता है तो जो है ये एमटीए के उसमें आ रहा है, ठीक है। सो द लॉ ऑन अबॉर्शन अलाउज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी फर्स्ट 9 वीक्स में अलाउ करता है, और कुछ केस में होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। वो कौन कौन से केसेस हैं जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन अलाउड है? दैट इज सेक्सुअल असॉल्ट का कोई केस हो गया, या फिर कोई फीटल एनोमलीज हो गई। फीटल एनोमलीज मतलब बच्चे को पेट में ही, मीन्स जब वो यूट्रस में है तभी उसको जो है प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, जैसे उसको उसका कोई न्यूरल डिसऑर्डर हो गया। ओके, उसका जो है
फूड पाइप में प्रॉब्लम्स आ गया, या फिर उसका जो है डायफ्राम ही नहीं बना, तो इस तरीके का जो है बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसको कि CDH बोलते हैं, डायफ्राम ना होना। ओके, तो ऐसी जब फीटल एनोमलीज आती हैं तो ये बहुत बाद के वीक्स में आती हैं, और ऐसे में जब कैरी ऑन करना, जैसे CDS का जो है कह सकते हैं ट्रीटमेंट ही नहीं है इंडिया में। ओके, तो जब ऐसी प्रॉब्लम्स आई तो इसको कैसे करा जाएगा ट्रीट, तो इसमें होता है कि अबॉर्शन ही एक रह जाता है ऑप्शन सबके पास। ओके, तो अब अबॉर्शन जो है, अगर हम इसको रेगुलेटरी मेजर्स नहीं लेंगे तो क्या होगा, लोग क्या जाएंगे, इलीगल अबॉर्शन की तरफ जाएंगे। अब जब इलीगल अबॉर्शन की तरफ जाएंगे तो बहुत ज़्यादातर क्या होगा, सर्जिकल हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा, और वो एक अच्छे प्रैक्टिशनर से, अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से नहीं कराएंगे, बल्कि ऐसे ही किसी उसमें करा लेंगे, जिससे कि रिस्क हो जाता है इवन फॉर द लेडी। ओके, सो अब देखो, जो एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं, तो इसमें क्या होता है, ये 72 आवर्स तक जो है अनप्रोटेक्टेड जब सेक्स वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है कि ये चीज़ जो है वो प्रिवेंट कर देता है। बट जो मेडिकल अबॉर्शन ड्रग्स होती हैं, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये क्या होता है कि जब एक्सपेल करना होता है एम्ब्रियो या फिर फीटस, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 2-3 महीने का हो जाता है, तब उसको एक्सपेल करना होता है, तब ये इस तरीके की ड्रग्स जो हैं वो काम में आती हैं। सो इसीलिए जो है एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए और एक अवेयरनेस होनी चाहिए रिलेटेड टू द अबॉर्शन। ओके, अब आते हैं हम अदर टॉपिक्स पे, दैट इज सेल्फ रिलायंट फॉरेन पॉलिसी। इसमें क्या है कि देखो, अभी सेल्फ रिलायंस इज द थीम ऑफ इंडिया 74th इंडिपेंडेंस डे, बट हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से रही है और कैसा फ्लेक्सिबिलिटी शो करा है, इसको हम इस आर्टिकल में कवर करने वाले हैं। ओके, देखो, अगर वर्ल्ड देखो किस तरीके से रहा है, शुरुआत से कैसे चेंजेस आए हैं धीमे धीमे, हमेशा से इंडिया का जो है रोल कैसा रहा है, इंडिया एक इंडिपेंडेंट डेवलपिंग कंट्री की तरह रहा है, और कोई भी प्रेशर के आगे वो झुका भी नहीं है। ओके, जैसे कि देखो, बाइपोलर वर्ल्ड था जब US और रशिया में कोल्ड वॉर वगैरह चल रहा था 1947 to 1991, तब भी इंडिया ने किसी एक का साइड लेने की कोशिश नहीं करी। अब आते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ। US की जब हेजेमोनी थी, तब क्या हुआ था, तब भी जो है इंडिया जो है एकदम एक कह सकते हैं एक फिक्स डिसीजन पे था कि वो इतना भी किसी कंट्री के लिए नहीं झुकेगा। ओके, एंड इसमें क्या हुआ था, 1991 to 2000 व्हेन US एंटर्ड ए लॉन्ग साइकिल ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, और चाइना कॉट अप विद इट ओवरऑल पावर, चाइना के पास पावर आ गई थी। फिर आते हैं मल्टी पोलर वर्ल्ड, जो अभी कंडीशन है। तो इन सब में जो है इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही ज़्यादा एक फ्लेक्सिबिलिटी उसमें रही, और नॉन सकम्ड नेचर भी रहा। ओके, देखो, जैसे कि आता है 1962 वॉर विद चाइना। इसमें क्या था कि द हाई प्रीस्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने क्या करा कि माने जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने कहा नॉन अलाइनमेंट के लिए, ऑफ कोर्स ही वाज द फाउंडर, बट इन्होंने क्या करा कि इन्होंने अपील करा US से कि एक इमरजेंसी मिलिट्री एड भेजी जाए। ओके, जिससे कि जो है वो चाइना के अगेंस्ट जो है अच्छे से एक्शन ले सकें, टेकिंग ओवर द होल ऑफ द ईस्टर्न इंडिया, क्योंकि ईस्टर्न इंडिया को लेना चाहता है। इसके बाद आता है 1971 वॉर विद पाकिस्तान। इसमें क्या हुआ था, इंदिरा गांधी जी ने क्या करा था, ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन रशिया के साथ कर लिया, टू वार्ड ऑफ बोथ चाइना एंड US। तो आप देख सकते हैं ना कैसे फ्लेक्सिबिलिटी से एक दिख रही है हमारी फॉरेन पॉलिसी में। अब आते हैं हम 1999 में। इसमें इंडिया ने डायरेक्ट इंटरवेंशन US का वेलकम करा था अगेंस्ट द फोर्सेस अगेंस्ट पाकिस्तान। ओके, तो इस तरीके से जो है हमेशा जो है इंडिया ने हेल्प भी ली, बट हाँ, सकम्ड नहीं हुए। ओके, अब आते हैं इंडिया सिक्योर्ड इट्स फ्रीडम, सॉवरेनिटी एज वेल एज द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और इसमें एक इक्वेशन बना के ही इंडिया ने चला है। अब आते हैं नॉन अलाइनमेंट 2.0 विद चाइना एंड US। एक कह सकते हैं एक न्यू कोल्ड वॉर टाइप ऑफ सिचुएशन आ गई है
बट इसमें ये बोलना कि इंडिया सिक्योरिटी, उसका सॉवरेनिटी एक चैलेंजिंग सिचुएशन में आ जाएगा अगर इंडिया यूएस की तरफ इंक्लाइंड हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज हम इन सब एग्जाम्पल से ये हम देख सकते हैं कि इंडिया का कभी ऐसा नेचर और ऐसी कभी टेंडेंसी ही नहीं रही। ओके, सो वी आर फ्री एंड सेल्फ रिलायंट नॉट थ्रू आइसोलेशन और अलायंस विद वन ग्रेट पावर बट ओनली इन वेरिएबल कॉम्बिनेशन। कोई भी कॉम्बिनेशन कर लो, हम लोग हमेशा फ्री भी हैं और सेल्फ रिलायंट रहे हैं अपनी पॉलिसी में। ओके, और इसमें हम इंडिया इज फैमिली विद मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी, एक अच्छा टर्म है, आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग वगैरह में। और हमेशा से ये जो पैरा मीन्स आर्टिकल ऐसा है कि आप आराम से अपने किसी भी फॉरेन रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक में आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं न्यू पार्लियामेंट 3 फर्म्स टोल्ड टू साइन सीक्रेसी एफिडेविट्स। नई पार्लियामेंट बनने वाली है तो उससे रिलेटेड CPWD ने 3 फर्म्स हैं। 3 फर्म्स कौन सी हैं? लार्सन एंड टर्बो हो गया, शेपोर्जी पलोंजी वाला हो गया एंड टाटा पावर प्रोजेक्ट्स। इनसे बोला गया है कि फॉर द एलिजिबिलिटी दे हैव टू बिड ऑनलाइन, फाइनेंशियल बिड करनी पड़ेगी। और क्या होगा कि एक ये जो भी ड्राइंग वो बनाएंगे, सबमिट करेंगे, अप्रूव्ड हो जाएगी, तो उसके लिए जो है क्या कर होगा, उनको जो है एक एक्ट में आना पड़ेगा, एक एफिडेविट साइन करवाना पड़ेगा, जिससे कि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अगर कभी भी इन्होंने लीक करा तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इनको पनिशमेंट मिल जाएगी। ओके, एंड ये प्रोजेक्ट लगभग 940.940 करोड़ का है। अब हम बढ़ते हैं इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ की तरफ। एंड इसमें एक्सप्लेन पेज में हुई असामीज़ वगैरह ये वाला टॉपिक करेंगे। तो देखो, असम अकॉर्ड वॉज साइन एट द एंड ऑफ ए 6 ईयर एजिटेशन चला था। कब से कब तक? 1979 से 85 तक। इसमें क्या था, जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स आए थे बांग्लादेश से, उनके अगेंस्ट ये असम अकॉर्ड चला था। ये 6 ईयर का एजिटेशन हुआ था। इसके बाद असम अकॉर्ड साइन हुआ था। ओके, और इसमें क्या था, हु इज़ असामीज़, ये जो है आया था फ्रॉम द क्लॉज ऑफ लैंग्वेज ऑफ क्लॉज 6, जिसमें था कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड एज मे बी अप्रोप्रिएट शैल बी प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट, preserve and promote cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people। ओके, तो ये था क्लॉज 6 में। बट अभी भी क्वेश्चन है कि किस तरीके का सेफ गार्ड एंड हु आर द असमीज पीपल एलिजिबल फॉर दिस। इजंट एनी रेजिडेंट ऑफ असम असमीज होंगे। ओके, सो देखो, बहुत सारे लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज असमीज हैं, बट असम हैज़ मैनी इंडिजिनस ट्राइबल और एथनिक कम्युनिटीज़ भी हैं वहाँ पर, ठीक है, जिनकी अपनी एंसेस्ट्रल लैंग्वेज भी है। सो फॉर क्लॉज 6 इट वॉज नेसेसरी कि जो असमीज़ की जो डेफिनीशन है उसको असमीज़ स्पीकिंग पॉपुलेशन के बियॉन्ड इसको बढ़ाया जाए। ओके, so those not eligible for the safeguard under clause 6 would be clearly be from among the जो जितने भी माइग्रेंट पॉपुलेशन है वो लोग हो जाएंगे जो कि क्लॉज 6 के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रख सकते हैं। बट क्या एंटायर माइग्रेंट पॉपुलेशन है वो आ जाएगी नॉन एलिजिबल के इसमें? ये एक डिबेट है। ओके, और जो है बट हु इज़ माइग्रेंट, ये चीज़ देखनी पड़ेगी। सो एक पॉपुलर कन्वर्सेशन आइडिया है कि इंडिजेनस इज टेकन टू मीन कम्युनिटीज़ हु ट्रेस देयर हिस्ट्रीज, जिनकी हिस्ट्रीज है इन असम बिफोर 1826। ओके, जिनकी हिस्ट्रीज असम में कब तक बिफोर 1826 से है, वो तो हो गए इंडिजेनस लोग। ओके, द ईयर जब वहाँ पे किंगडम ऑफ असम था और वो एनेक्स कर लिया गया था ब्रिटिश इंडिया से, तब से बोला गया कि वो लोग बेसिकली वहाँ के इंडिजेनस लोग हैं। क्या उसके बाद क्या हुआ? लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ फ्रॉम ईस्ट बंगाल टुक प्लेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। फिर फर्दर जो है इंडिपेंडेंस के आफ्टर भी बहुत सारी माइग्रेशन हुआ था। सो 1975 से 85 तक एक असम मूवमेंट चला बाय फियर दैट जो बंगाली मुस्लिम हो गए, बंगाली हिंदू हो गए माइग्रेंट,
ये इंडिजिनस पॉपुलेशन के ऊपर जो है रूल करने लग जाएंगे, तो इसीलिए एक असम मूवमेंट चलाया गया। ठीक है, असम मूवमेंट किस लिए चलाया गया कि बंगाली मुस्लिम और बंगाली हिंदू को रोकने के लिए कि वो वहाँ के इंडिजिनस लोगों को, क्योंकि इंडिजिनस लोग वहाँ के जो रहने वाले हैं बेसिकली, उनको एक डर आ गया था कि ये लोग कहीं हमारे ऊपर रूल ना करने लग जाएं। ओके, सो वहाँ के रिसोर्सेस हो गए, वहाँ के पॉलिटिक्स हो गई, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, वो पूरी ये सीट्स वगैरह ले लेंगे और इसके बाद जो है वहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं वो उनके अंडर में काम करने लगे। तो ऐसा एक डर आ गया था। सो इसीलिए वो जो है वहाँ पे एक मूवमेंट वगैरह चला। सो द डिमांड वाज फॉर डिटेक्शन एंड डिपोर्टेशन ऑफ दोज जो 1951 के बाद में आए हैं। वॉज दिस डिमांड जो 1951 के कि इनको हटा दिया जाए, डिटेक्ट करो और हटाओ, ठीक है, ये बोला गया, तो ये एक्सेप्टेड हुई कि नहीं? ओके, ये देखते हैं। सो नॉट 1951। असम अकॉर्ड वॉज सेटल्ड कब हुआ कि असम अकॉर्ड 24 मार्च 1971 की डेट पर सेटल हुआ। ओके, सो एनीवन जो अराइव करेंगे बिफोर दैट कट ऑफ, ये वाले कट ऑफ के पहले जो अराइव करेंगे वो लोग कंसिडर कर लिए जाएंगे सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, और it was on the basis of National Register of Citizen published last year. So how has clause 6 been taken up since? कैसे लिया गया? सो मैटर गॉट अर्जेंसी लास्ट ईयर जब प्रोटेस्ट वगैरह चला असम में अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो अब एक्ट है विच मेक इट ईजियर फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ ग्रेंट्स टू गेट इंडियन सिटीजनशिप, जैसे कि हिंदूज फ्रॉम बांग्लादेश, उनको यहाँ की सिटीजनशिप मिल गई थी। बट अगर ये देखा जाए जब असम मूवमेंट हुआ था तो इसमें जो है इन लोगों को हटाने की बात चल रही थी। ओके, तो अब 1971 वाला अकॉर्ड था, इसमें भी वो हट जाते। बट यहाँ पे क्या हुआ, जब ये अमेंडमेंट एक्ट आया तो यहाँ पे ये हिंदूज फ्रॉम बांग्लादेश ये इंक्लूड हो गए। Okay, so what are the recommendation for the purpose of implementation of clause 6? The proposed definition include जो भी indigenous tribals हैं और other indigenous communities हैं, all other citizen of India residing in Assam on or before January 1st 1951, ठीक है, and indigenous Assamese and their descendants, उनके डिसेंडेंट्स भी, ओके, बच्चे वगैरह भी इन ये सब हो जाएंगे क्लॉज 6 में। ठीक है, कौन कौन हो जाएगा? इंडिजिनस ट्राइबल्स हो गए और अदर कम्युनिटीज इंडिजिनस हो गई, एज वेल एज सिटीजन ऑफ इंडिया जो 1951 से पहले यहाँ पर हैं और उनके डिसेंडेंट्स। ठीक है, हु कैन प्रूव, जो प्रेजेंस यहाँ पे 1951 के पहले प्रेजेंस प्रूव कर सकते हैं वो असमीज लोग हो जाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एज फार सेफगार्ड कमिटी हैज़ रिकमेंडेड रिजर्वेशन किस में? लेजिस्लेचर में, जॉब्स में फॉर असमीज पीपुल एज वेल एज लैंड राइट बी कन्फाइंड टू देम। तो इससे क्या होगा कि जो जिन्होंने प्रूफ कर दिया कि 1951 से वो पहले आए थे तो उन्हें ये बेनिफिट्स मिल जाएगा और अदर लोग जो हैं उस बेनिफिट्स को एंजॉय नहीं कर सकते। अब इम्प्लीकेशन क्या होगा? ये जो बेनिफिट्स देने का है असमीज लोगों का ही बेनिफिट मिलेंगे, तो इसका इम्प्लीकेशन है क्या? देखो, जो भी है इसके बाद में आए 24 मार्च 1970, वो असमीज नहीं है लेकिन वो इंडियन सिटीजन तो है। ठीक है, सो दे वुड नॉट बी एलिजिबल कि वहाँ की उनका इसमें लेजिस्लेचर वगैरह में, जॉब वगैरह में, जो भी जहाँ पे डोमिसाइल स्टेटस रिक्वायर्ड है वहाँ पे जो है इनको जॉब मिल सके। बट हाँ, वो लोग क्या कर सकते हैं? दे कैन वोट। ओके, वो वोट कर सकते हैं। सो नॉट जस्ट इंडिजिनस ग्रुप बट ईस्ट बंगाल माइग्रेंट्स जो आए थे असम में बिफोर 1951 टू वुड बी कंसिडर्ड एज असमीज, तो वो भी जो है असमीज जो है कंसिडर करे जाएंगे। ठीक है, सो माइग्रेंट्स जो हैं 1951 के बाद में आने वाले और 1971 के आर नॉट असमीज बट आर इंडियन सिटीजन्स। और कौन कौन से माने गए? 1951 तक जो है वही माने गए। ओके, एंड सो दीज आर द थिंग्स आर देयर और हम लोगों ने ये कवर कर लिया है। इसके बाद हम आते हैं इसी पे थोड़ा सा और जानते हैं कि क्या है। तो व्हाट इशू डज दिस रेज?
कुछ कुछ है, देखो अलग अलग तरीके के लोग हैं, उनका अलग अलग मानना है, और वो क्या है ये समझ लेते हैं। वो ये है कि जो कमिटी है रिसीव सम पब्लिक सजेशन की 1826 बेस ईयर करा जाए, ठीक है। हफजिल अहमद है प्रेसिडेंट ऑफ हैं वहाँ के, तो प्रेसिडेंट ऑफ साधु असम गोरिया मोरिया देशी जाति परिषद, इन्होंने बोला कि इंडिजिनस असामीज मुस्लिम दैट देयर शुड नॉट बी बेस ईयर नहीं होना चाहिए फॉर आइडेंटिफाइंग इंडिजिनस पीपल ऑफ असम। ओके, इन्होंने ये चीज़ अपना दिया। अदर फाइंड इट एक्सक्लूजनरी, जैसे कि असम मिनिस्ट्री स्टूडेंट यूनियन है विच इज़ आइडेंटिफाइड विद बंगाली मुस्लिम, इन्होंने कहा कि आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये लोग 1951 से पहले आए हैं, क्योंकि बिकॉज उस समय पहले कोई एनआरसी था ही नहीं। तो इस तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़ हैं। ओके, तो अब है व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। सो डज द डेफिनेशन ऑफ एन एसएमईज अ सोशल हिस्टोरिक एथनिक लिंग्विस्टिक पॉलिटिकल और कल्चरल एंड नॉट जस्ट रिलीजियस आइडेंटिटी, या फिर बंगाली पंजाबी तमिल ऑल्सो डिफाइन हिज हर इंडियननेस और इंडियन सिटीजन, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं है। दिस इज अ की लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इशू दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड, इस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। एंड इट इज़ कनेक्टेड टू एनआरसी प्रोसेस, असम अकॉर्ड कैन नॉट बी रिव्यूड इन द आइसोलेशन। ओके, so these were the things are there, and we have completed Indian Express also, and thank you for watching.